स्टूडेंट, आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का टॉपिक मानव का अध्यावरणीय तंत्र। ठीक है, 12th क्लास में जो बायोलॉजी है उसमें मानव कार्य की जो है उसका वेटेज रहता है 14 मार्क्स। ठीक है, जो मानव कार्य की फर्स्ट है वो 7 मार्क्स की है और सेकंड है वो 7 मार्क्स की है, तो दोनों कार्य की मिला के 14 मार्क्स की हो जाती हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मानव के अध्यावरणीय तंत्र की। तो मानव का अध्यावरणीय जो तंत्र है वो है क्या, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, अध्यावरणीय तंत्र का मतलब क्या होता है। अधि और आवरण यानी कि बाह्य आवरण, यानी कि ये जो टॉपिक है इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, हमारा जो मानव शरीर है उसके सबसे बाह्य आवरण की। तो आप सभी को पता है सबसे बाह्य आवरण क्या है, हमारा त्वचा। ठीक है, तो जो अध्यावरणीय तंत्र है इसके अंतर्गत हम त्वचा और उसकी जो व्युत्पन्न है, जैसे कि बाल है, नाखून है और ग्रंथियों में जैसे तेलीय ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा जो है वो शरीर का सबसे ऊपरी आवरण है, हम सभी को पता है सबसे बाहरी आवरण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इतना महत्व रखता है त्वचा हमारे लिए कि हम इसे हरफनमौला अंग भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो त्वचा है वो क्या करती है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वातावरण और शरीर के बीच में एक झिल्ली की तरह काम करती है। तो जैसे पसीना निकलता है, ठीक है, पसीने में क्या होता है, जल होता है और NaCl होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका विनिमय करने का काम जो है ये करती है त्वचा। ठीक है, इस तरीके से जो पसीने का जो विनिमय होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो त्वचा है वो तापक्रम को नियंत्रित भी करती है। ठीक है, उसके अलावा त्वचा क्या है, एक स्पर्श संवेदांग है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो संवेदांग होते हैं ना, देखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, वैसे स्पर्श से संबंधित जो संवेदांग है वो क्या है, त्वचा। ठीक है, ये ऊतकों और वातावरण के बीच में रोधी भित्ति की तरह कार्य करती है, यानी कि जो हमारे ऊतक हैं उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, उसमें कोई संक्रमण ना हो, तो उसको रोकने के लिए ये जो त्वचा है ये क्या करेगी, एक रोधी की तरह काम करती है, यानी कि सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण ये करती है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बच्चों, हम इसमें बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन की, यानी कि जो हमारी त्वचा है उसकी औतिकी। त्वचा जो है, हमने देखा कि त्वचा जो है बाहरी आवरण है, सुरक्षा प्रदान करती है, तापक्रम को नियंत्रित करती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो त्वचा है उसकी औतिकी, यानी कि औतिकी हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, उसमें जो ऊतक हैं वो किस तरह से हैं, कितने उसमें स्तर पाए जा रहे हैं, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसके बारे में यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो त्वचा होती है उसमें स्तर होते हैं 2। ठीक है, बाहर जो स्तर होता है उसे हम अधिचर्म कहते हैं और जो आंतरिक स्तर है उसे हम कहते हैं चर्म। ठीक है, तो जो अधिचर्म है ये उसका बाह्य स्तर है त्वचा का, और चर्म है आंतरिक स्तर। अधिचर्म जो है वो पुनः 5 भागों में विभाजित है और चर्म है 2 भागों में विभाजित। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अधिचर्म जो है वो सबसे बाह्य स्तर है और इसका जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से। देखो, मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि जो ये एक्टोडर्म, आप कहीं पर भी जब भी किसी अंग की संरचना की जब बात करते हैं तो हमेशा एक शब्द आता है भ्रूणीय उद्भव। उसका भ्रूणीय उद्भव क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी भ्रूणीय उद्भव की बात आ रही है तो उसमें आपको 3 स्तर बताए जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में जो 3 स्तरों का निर्माण होता है, उन 3 स्तरों के द्वारा ही शरीर के सारे अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये 3 स्तर जो होते हैं भ्रूणीय अवस्था में, पहले एक्टोडर्म, ये सबसे बाह्य स्तर है, फिर मेसोडर्म, हालांकि इसका निर्माण एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बाद होता है, इनके दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन ये मध्य स्तर होता है और अंदर होता है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये भ्रूणीय अवस्था में जो भी कोई अंग है उसका उद्भव कौन से स्तर से हुआ है,
ठीक है ना, ये बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो अधिचर्म है उसका उद्भव है भ्रूणीय एक्टोडर्म से, यानी कि जो एक्टोडर्म स्तर है उसके द्वारा निर्माण हुआ है अधिचर्म का। और ये जो है स्तरित सल्की उपकला से बना हुआ होता है, यानी स्तरित का मतलब हो गया एक के ऊपर एक, ठीक है, और सल्की उपकला उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। अब देखो हमने कहा ये बाह्य आवरण है तो सीधे संपर्क में रहता है ये, ठीक है, तो वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है। अब देखो शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उसमें इस स्तर की मोटाई अलग अलग होती है। जैसे कि देखो जो कॉर्निया है, नेत्र के अंदर जो कॉर्निया भाग है ना, उसमें ये स्तर बहुत ही पतला होता है, ठीक है, पतला और पारदर्शी होता है। और ऐसे स्तर, ऐसी जगह, ऐसे भाग जहाँ पर रगड़ लगने का डर होता है, जैसे कि हमारे तलवे हैं, हमारी हथेली है, वहाँ पर इसका स्तर अधिक मोटा होता है, ठीक है। और इसमें एक और बात है खास कि इसमें रुधिर वाहिनियाँ जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं, यानी कि इस भाग में रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाएंगी। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रुधिर वाहिनियाँ नहीं है तो इस स्तर को पोषक कैसे मिलता होगा, ठीक है। तो ये जो स्तर है इसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं है, इसे पोषक मिलता है चर्म से। अधिचर्म के नीचे चर्म है और उस चर्म भाग से यह अधिचर्म भाग पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो हमारी जो अधिचर्म भाग है ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, उसके अलावा जलरोधी होता है, और जबकि ये तेलीय पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। देखो आपने देखा होगा जब हमारी त्वचा पर पानी गिरता है तो त्वचा पानी को अवशोषित नहीं करती है, जबकि जब भी हम कोई तेलीय पदार्थ लगाते हैं तो उसका अवशोषण हो जाता है। हम देखते हैं कि जो है सर्दियों में या फिर वैसे हम जब लोशन लगाते हैं तो त्वचा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जबकि पानी को अवशोषित नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमारी जो त्वचा है वो कैसी है, अधिचर्म जो है वो कैसी है, जलरोधी है और तेलीय पदार्थों को अवशोषित करती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि अधिचर्म और चर्म दोनों भाग हैं वो विभाजित होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं त्वचा की आंतरिक संरचना का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जो है ये स्तर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर होता क्या है, जो त्वचा है उसमें दो भाग हैं, चर्म और अधिचर्म, ठीक है। अब ये जो भाग है ये सारा क्या है, अधिचर्म है, और ये जो है ये क्या है, चर्म है, ठीक है। तो अधिचर्म जो भाग है यह पुनः 5 भागों में विभाजित रहता है, और उसके बाद अंदर होता है चर्म, और चर्म जो है वो 2 स्तरों में विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई क्या दे रहा है, रोम कांड। देखो हमारे जो बाहर जो हमें बाल दिखाई देते हैं त्वचा के ऊपर, वो एक्चुअल में पूरा रोम की पूरी स्ट्रक्चर नहीं है, उससे ज़्यादा गहराई में आप देख रहे होंगे रोम अंदर है, ठीक है। तो बाहर का जो भाग जो कि हमें बाहर से देखने पे दिखाई दे रहा है रोम का, वो क्या है, उसका रोम कांड, जबकि त्वचा के अंदर जो धंसा हुआ भाग है वो और अधिक गहराई में होता है, यह इसे कहते हैं हम रोम पुटक। और ये रोम पुटक जो है ये एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है चर्म के भाग से, इसे कहा जाता है रोम अंकुरक, ठीक है। तो इसे रोम अंकुरक कहा जाता है। और इसके अलावा जो चर्म भाग है उसमें तंत्रिका तंत्र जो है उसके द्रुमाक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, और श्वेत ग्रंथि, ठीक है, ये भी चर्म भाग से स्टार्ट हो रही है, और खुलती कहाँ है, ऊपर अधिचर्म भाग में इसका छिद्र होता है उसके द्वारा। उसके बाद ये जो अधिचर्म भाग है उसमें जो 5 स्तर होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम मेलपिगी, ठीक है, ये सब स्तर इसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना हमारी त्वचा की पाई जाती है। तो अब हम इन सभी स्तरों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिचर्म के बारे में, उसके जो 5 स्तर हैं उनके बारे में। देखो यहाँ पे मैं आपको जो अधिचर्म के स्तर बता रही हूँ वो एक्चुअल में क्या है, उसके स्तर किस तरह से हैं, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि हम इन स्तरों की जो बात कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं अंदर से होते हुए बाहर की तरफ, ठीक है। तो अधिचर्म जो है उसका जो आंतरिक स्तर होता है वो कौन सा है, अंकुरन या मेलपिग स्तर, यहाँ से अधिचर्म शुरू होती है, इसी भाग से चर्म के द्वारा यह अधिचर्म जुड़ी रहती है। उसके बाद दूसरा स्तर है सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। उसके बाद तीसरा स्तर है कर्णी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर, और चौथा स्तर होता है स्वच्छ स्तर या
ल्यूसीडियम स्तर। और 5वां स्तर है किरण स्तर या कॉर्नियम स्तर। यह सबसे बाहरी स्तर है, तो अधिचर्म का भी सबसे बाहरी स्तर ये है। ठीक है, इसके बाद तो हम इनको डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। तो जो अंकुरण या मेलपिग स्तर है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, रेटेपेक्स। क्या है ये रेटेपेक्स? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन निकल के आता है कि रेटेपेक्स क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो अंकुरण स्तर है, ठीक है, वो कई जगह पर क्या होगा, उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से उसमें यूँ उभार पाए जाएंगे और ये उभार के रूप में बाहर निकला रहेगा। और ये जो उभार है इनको ही क्या कहा जाता है? रेटेपेक्स। तो ध्यान रखिए रेटेपेक्स क्या है? अंकुरण स्तर में छोटे छोटे उभार पाए जाएंगे, ये जो उभार होंगे इनको ही कहा जाएगा रेटेपेक्स। इस स्तर में स्तंभी कोशिकाओं की एक परत पाई जाएगी, ये चर्म से बनी आधार कला पे रहेगी। ठीक है, ये जो स्तर है, जो अंकुरण स्तर है, वो मैंने आपसे कहा कि हम जो स्तरों की बात कर रहे हैं वो अंदर से बाहर की ओर कर रहे हैं, यानी कि ये जो स्तर होगा, अंकुरण स्तर होगा, वो चर्म से जुड़ा रहेगा। तो ये इसकी जो आधार कला होगी चर्म की, उसके ऊपर अधिचर्म जो है वो सधी हुई पाई जाएगी। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या होगा, जो चर्म की रुधिर कोशिकाएं होंगी उनसे ये पोषक पदार्थ को ग्रहण भी करती हैं। और इन कोशिकाओं में फिर क्या होगा, देखो ये जो अंकुरण स्तर, अंकुरण का मतलब क्या होता है? जहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है ना, इसे जर्निक स्तर भी कहते हैं हम, इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्तर के अंदर जो अधिचर्म का ये सबसे निचला स्तर है, इससे क्या होगा, स्तर ऊपर की तरफ खिसकते जाएंगे और इसी के द्वारा अन्य स्तरों का निर्माण होता रहेगा, क्रम से होता रहेगा। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जननित या स्ट्रेटम जर्मिनेटिक स्तर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे। हाँ, इसके अलावा ये जो स्तर है इसमें क्या होता है, आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ इसे। हाँ, तो ये जो परत होती है इसमें ये जो आंतरिक स्तर है सॉरी, इसी के अंदर जो है मेलेनिन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मेलेनिन वर्णक जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से स्तर में पाया जाता है। तो ध्यान रखें ये अधिचर्म के अंकुरण स्तर में पाया जाता है। ठीक है, और मेलेनिन जो वर्णक है वो क्या करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। यानी कि हमारी त्वचा में जो मेलेनोसाइट जो सेल्स हैं, यानी कि जो वर्णक कोशिकाएं हैं, उनमें मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाएगा, उसकी उत्पत्ति होगी और वो मेलेनिन जो है वो क्या करेगा, त्वचा के रंग का निर्धारण करेगा। अब ये कैसे निर्धारण करेगा, देखो त्वचा में मेलेनिन की मात्रा जितनी कम है त्वचा का रंग उतना ही गोरा होगा, और मेलेनिन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो त्वचा का रंग कैसा होगा, गहरा। इस मेलेनिन का तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या फ़ायदा हुआ, मेलेनिन का होता क्यों है ये। तो देखो एक्चुअल में ये मेलेनिन जो वर्णक है ये त्वचा की सुरक्षा के लिए है। ठीक है ना, जो भी सूर्य की किरणें आती हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है और उन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि त्वचा में जो मेलेनिन है उसके निर्माण की वजह से सूर्य की हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्तर की। दूसरा स्तर जो है इसे सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर कहते हैं। देखो जो भी स्तर का नाम है उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो नाम इसी वजह से रखा गया है। जैसे अंकुरण स्तर था तो वहाँ से शुरुआत हो रही थी, अंकुरित हो रहा था अधिचर्म। ठीक है, और सूल स्तर है तो सूल का मतलब होता है कांटे। ठीक है, तो ये जो स्तर होगा इसमें क्या होगा, देखो हमने देखा कि स्तरित जो है उपकला से बना हुआ था हमारा अंकुरण स्तर। जो स्तरित उपकला थी वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, बहुकोणीय और शाखित हो जाएगी। ठीक है ना, और स्तंभाकार बन जाएगी। स्तरित जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार हो जाएंगी, बहुकोणीय हो जाएंगी और शाखित हो जाएंगी सूल स्तर में। और इन कोशिकाओं में कुछ कांटे के समान नुकीले प्रवर्ध निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो कांटे समान नुकीले प्रवर्ध निकलेंगे इसी वजह से हम इस स्तर को क्या कह रहे हैं, सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। अब ये जो स्तर है
और ये होते क्यों हैं, ये जो नुकीले प्रवर्ध होते हैं ये एक दूसरे के अंदर अंतर्गुणित हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स हो जाते हैं, और इसी वजह से क्या होगा, जो अधिचर्म है उसको ये दृढ़ता प्रदान करने का काम भी करते हैं। इसके बाद ये जो स्तर है ये 6 से 7 परतों का बना होता है, और इसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर ग्लाइकोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखें, ग्लाइकोजन जो है उसे हम जंतु मंड भी कहते हैं। यह जो जंतु जो भी होते हैं वो अपने भोजन का संग्रहण इस ग्लाइकोजन के रूप में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऊपरी स्तर होगा उसमें ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होगी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। जो तीसरा स्तर है उसे कहा जाता है कण स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर। यह जो स्तर है इसमें क्या होता है, कीरेटोहाइलिन, देखो कण स्तर नाम आ गया, मैंने आपसे कहा था ना कि हर जो स्तर है उसका जो नाम है उसके पीछे उसकी विशेषता भी है। तो स्थूल स्तर में कांटे समान नुकीले प्रवर्ध निकल रहे थे, यहाँ कणी स्तर में एक कणीय प्रोटीन जिसे कि कहा जाता है कीरेटोहाइलिन, इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसकी जो सेल्स हैं 5-6 परतों की बनी होती है और इसके अंदर इस कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि एक कणीय प्रोटीन है। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, कणीय या ग्रेनुलोसम स्तर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चौथे स्तर की। हाँ, चौथा स्तर जो है इसे स्वच्छ स्तर कहेंगे। देखो मैंने आपसे कहा कि हर स्तर के नाम के पीछे उसका कारण है कुछ, ठीक है। तो यहाँ स्वच्छ कह रहे हैं। देखो जो कीरेटोहाइलिन प्रोटीन थी वो एक कणीय प्रोटीन थी, और इस भाग में आते आते उस कणीय प्रोटीन का विघटन हो जाता है, और विघटन होने की वजह से वो किस में बदल जाता है, एक एलिडिन नामक पारदर्शी पदार्थ में बदल जाता है। और इसी कारण जो त्वचा का ये भाग है ये कैसा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, अर्धपारदर्शी होता है और जलरोधी भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्तर है ये एक अवरोधक स्तर की तरह काम करता है, ठीक है। और स्वच्छ स्तर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कणीय स्तर में कीरेटोहाइलिन प्रोटीन थी उसका विघटन हो गया और अब वो एलिडिन नामक पदार्थ में बदल गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 5वें स्तर की। जो 5वां स्तर है उस तक आते आते क्या हो जाएगा, जो एलिडिन जो पदार्थ था वो सूख जाएगा और सूख कर केराटिन में बदल जाएगा। आप हर स्तर में याद रखें कि कौन सी प्रोटीन किस में बदल रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्वच्छ स्तर जैसे जैसे बाहर निकलेगा उसकी कोशिकाएं चपटी हो जाएंगी और उनमें चपटी होने की वजह से जो एलिडिन है वो सूख जाएगा और सूख कर केराटिन में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये केराटिन जो है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो स्तर है ये थोड़ा सा निर्जीव हो जाता है और यह आजीवन झड़ती रहती है। जैसे हमारे जो हथेली और तलवे हैं उन जगहों पर इस स्तर की मोटाई अधिक होती है, ठीक है। 8 से 10 कोशिकीय मोटा स्तर होता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, श्रृंगी भवन या केरेटिनाइजेशन क्या होता है, पूछ लेते हैं कई बार कि श्रृंगी भवन क्या है या केरेटिनाइजेशन क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं हैं उनमें जब केराटिन बनती है, देखा हमने अभी की एलिडिन जो है ये केराटिन में बदल गई, ठीक है। तो जो अधिचर्म की बाहरी कोशिकाएं हैं उनमें केराटिन बनने की क्रिया ही क्या है, श्रृंगी भवन या केरेटिनाइजेशन। इस क्रिया के द्वारा जो बाह्य कंकाल है उसके बाल और नाखून बनते हैं। देखो ध्यान रखना, ये जो किरण स्तर है ये निर्जीव स्तर हो जाता है, ठीक है। तो इस स्तर पे जो है बाल और नाखून बनते हैं केरेटिनाइजेशन की वजह से, और क्योंकि ये निर्जीव परत है तो इस वजह से हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। देखो हम जब बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस भाग में श्रृंगी भवन हो चुका है, केरेटिनाइजेशन हो चुका है, वो एक निर्जीव पदार्थ में बदल चुकी है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम बात करेंगे चर्म की। देखो हमने अधिचर्म के 5 स्तरों की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे चर्म की। चर्म जो है वो भीतरी भाग होता है, हमने देखा अधिचर्म बाहरी स्तर था जबकि चर्म क्या है, भीतरी भाग है, ठीक है। तो ये भ्रूणीय मेसोडर्म से बनता है और अधिचर्म में की बजाय यह 2 से 3 गुना मोटा होता है, ये आंतरिक स्तर है, अधिक मोटा होता है, ठीक है। इसमें कोलेजन में प्रत्यास्थ तंतु होते हैं संयोजी ऊतक और इलास्टिन तंतु भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के जो तंतु हैं ये क्या करेंगे, इसको एक विशेष जो है
स्थिति प्रदान करते हैं। जैसे जो कोलेजन तंतु है ये चर्म को कठोरता प्रदान करने का काम करता है। कोलेजन तंतु में कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है इसकी वजह से चर्म में कठोरता आती है, ये कठोर हो जाती है। और जो इलास्टिन तंतु है वो क्या करता है, त्वचा को लचीलापन प्रदान करेगा सॉरी। तो इलास्टिन तंतु के कारण त्वचा कैसी हो जाएगी, लचीली। तो ये त्वचा को लचीलापन प्रदान करेगा। इसके अलावा ये जो चर्म वाला भाग है इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। हमने देखा अधिचर्म में रक्त वाहिनियाँ नहीं थी, उसको पोषण प्रदान कर रही थी चर्म। तो चर्म भाग में बहुत अधिक संख्या में रक्त वाहिनियाँ होंगी, लसिका वाहिनियाँ होंगी, तंत्रिकाक्ष होंगे, रोमकूप होंगे, संवेदी ग्रंथियाँ होंगी, सेबेसियस ग्रंथि होगी, वशीय उत्तक होगा और कुछ मात्रा में इसमें अनिच्छिक पेशियाँ भी पाई जाती हैं, अनिच्छिक पेशी तंतु भी होते हैं। जो चर्म भाग है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है पेपिलरी स्तर, ये बाह्य स्तर है, ठीक है, ध्यान रखें ये बाह्य स्तर है। और दूसरा है जालिका स्तर, ये आंतरिक स्तर है। जो बाह्य स्तर है वो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, और ये इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन तंतु होते हैं, ठीक है। और इसमें रसांकुर के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं और इन प्रवर्धों के सहारे ही जो है अधिचर्म इस भाग पर, चर्म पर टिकी रहती है। उसके बाद जो जालिका स्तर है वो मोटा होता है और इसमें जो तंतु होंगे वो मोटे होंगे और थोड़े दूर दूर फैले रहेंगे, ठीक है। और इस भाग में पाई जाएंगी त्वक ग्रंथियाँ, यानी कि त्वचा पर जो ग्रंथियाँ हैं वो, रोमपुटिका, त्वक संवेदांग और वसीय स्तर, ठीक है, ये सब इस जालिका स्तर में पाए जाते हैं। इसके बाद जो डर्मीज है उसके नीचे मोटे वसीय उत्तक की परत पाई जाएगी। ये जो परत होगी ये क्या करेगी, देखो जो डर्मीज यानी पहले अधिचर्म है, अधिचर्म के नीचे है चर्म और जो चर्म है उसके जस्ट नीचे क्या है, वसीय उत्तक। वसीय उत्तक जो है वो क्या करेगा, त्वचा के लिए तापरोधी का काम करेगा, शरीर के लिए हमारे इसको तापरोधी स्थिति में बनाए रखेगा, ताप से हमारी सुरक्षा करेगा और उसके अलावा त्वचा को सुडौल बनाने का काम भी ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने आज चर्म और अधिचर्म दोनों के बारे में बता दिया। अब इस क्लास के नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जो त्वचा से संबंधित जो व्युत्पन्न है उनके बारे में। आज हमने त्वचा का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो है इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं त्वचा से व्युत्पन्न जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में, किन किन चीज़ों का त्वचा से व्युत्पन्न हो रहा है उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।